हेलो दोस्तों, मैं नागमणि कुमार अपना चैनल रेलवे ऑनलाइन सिटी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं एसएनटी एक्सपर्ट जो सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम टीएमएस। हमारे साथ हैं मनीष नागपाल सर। और सर, मैं अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत थैंक यू नागमणि। वेलकम फ्रेंड्स। आप अपना एक शॉर्ट अपना इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को। माई सेल्फ मनीष नागपाल। मैं एसएनटी फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। इससे पहले मैं टेलीकॉम एक्सपर्ट रहा हूँ एयरटेल जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक मंगोलिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे मैं हेड रहा हूँ। प्लानिंग से एग्जीक्यूशन से सब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने संभाला है। और WDFC की विनिंग बिड हमने बनाई, जिसके बेस पे कालिंदी टेक्समैको ने प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ एसएनटी का। उसके बाद एग्जीक्यूशन, डिज़ाइनिंग से लेके एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी टीम के थ्रू हमने मैनेज किया। मैं उसका हेड रह चुका हूँ। मैंने EDFC प्रोजेक्ट मैनेज किया, नवी मुंबई मेट्रो मैनेज किया, और अभी हम EDFC फेज 3। आपका सर क्वालिफिकेशन क्या है सर? मेरा क्वालिफिकेशन डबल मास्टर्स एंड डबल ग्रेजुएट हूँ मैं बीटेक, एमटेक और अभी भी PhD कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरा MBA भी है। और आपका टोटल कितना साल का एक्सपीरियंस है सर? मेरा करीबन 17 साल कंप्लीट होने वाला है। 17 साल कंप्लीट हो चुका है। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए जो टेलीकॉम फील्ड है, टेलीकॉम मतलब क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या होता है उसमें, एक शॉर्ट मतलब बताइए। टेलीकॉम बेसिकली अगर हिंदी में बोले तो दूर संचार। जो बहुत दूर बैठे हैं उनसे हम किस तरीके से संचार करेंगे, या टेली मतलब दूर, और संचार कम्युनिकेशन में संचार। हम टेली कम्युनिकेशन में एनालॉग को डिजिटल कम्युनिकेशन में ट्रांसफर करते हैं वाया द रूट ऑफ RF या डिजिटल मीडिया, एंड देन अल्टीमेटली आप दूर बैठे इंसान से बात कर सकते हैं, उसकी बात को क्रिस्टल क्लियर समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप हमसे बात कर रहे हैं या हमारी बात सुन पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं दूर संचार का एक माध्यम है कि आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। हम यहाँ पे एनालॉग में बोल रहे हैं, लेकिन वो डिजिटली कन्वर्ट होकर स्टोर हो रही है सर्वर्स पे और आपके पास पहुँच रही है वो। टेलीकॉम का सर उपयोग कहाँ कहाँ पे हम करते हैं, मतलब अपना डेली लाइफ में टेलीकॉम का कहाँ कहाँ उपयोग है? टेली कम्युनिकेशन का उपयोग सबसे पहले 2 वायर कम्युनिकेशन में हुआ था, फ़ोन में। उसके बाद हमने एडवांस उसे चलते हुए मोबाइल कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। आज की डेट में हम हर तरीके से वॉइस ओवर IP के थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। जो हम आज 5G नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 4G नेटवर्क पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये सब हमारी टेली कम्युनिकेशन की देन है, जिसकी वजह से हम अपने दूर बैठे रिलेटिव्स या दूर बैठे संबंधी या हमारे ऑफिस के कुलीग से हम बात कर पा रहे हैं। लॉकडाउन के समय में, कोविड के समय में, हम सिर्फ टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से ही सबसे बात कर पा रहे हैं, अपना ऑफिस का काम बहुत बखूबी से निभा पा रहे हैं। रेलवे इंडस्ट्री में इसका सबसे बड़ा बहुत महत्व रोल है कि अगर टेली कम्युनिकेशन नहीं होता तो ट्रेन जो ऑपरेशन कर रही है सब आपका फाइबर कम्युनिकेशन मीडिया या VHF कम्युनिकेशन या फिर ERTMS के ऊपर काम करती है, जिसकी वजह से हमको ये पता चल पाता है कि इस पाथ के ऊपर ट्रेन चल सकती है, इस पाथ पे ट्रेन नहीं चल सकती, और आप उस ब्लॉक को क्लियर कर सकते हैं। ये सब ट्रेन कम्युनिकेशन या मेट्रो कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर्स हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। अगर टेली कम्युनिकेशन है तो स्टेशन मास्टर को पता चल जाता है कि ये रूट क्लियर है। और उसी तरीके से आज की डेट में हम मेट्रो की बात करते हैं या बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ रिलाई करती हैं कि आप कितने स्मूथ तरीके से CBTC को यूज करते हुए या ERTMS को यूज करते हुए आप उस पाथ को फ्री करते हुए आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। उससे आपका कहीं ना कहीं रेवेन्यू बढ़ता है कि आप एक ही पाथ के ऊपर मल्टीपल ट्रेन्स बहुत ही कम समय अंतराल के दौरान निकाल सकते हैं। इससे पहले ये सब काम मैनुअल होता था, झंडे के माध्यम से या किसी अदर पुराने लॉकिंग अरेंजमेंट के बेस पे। अब धीरे धीरे टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट होने की वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से ये सब काम अब बहुत ही सिस्टमेटिकली कंप्यूटराइज्ड वे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम कर पाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा योगदान है कम्युनिकेशन। सर, ये जो सिग्नलिंग है उसका क्या रोल है? सिग्नलिंग बेसिकली ट्रेन के अंदर एक हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कोई भी जिस पाथ के ऊपर ट्रेन चल रही है क्या वो क्लियर है या नहीं है। ड्राइवर जब उस ट्रेन को चलाता है तो उसको या तो मैनुअली वो सिग्नल को देखना पड़ता है कि उसको रेड सिग्नल है, येलो सिग्नल है या ग्रीन एस्पेक्ट है। उसके बेस पे वो अपना ट्रेन की स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। स्टेशन मास्टर जो है वो उसको आपके ट्रेन का पाथ फ्री है
उसके ऊपर कोई दूसरी ट्रेन कितनी डिस्टेंस पे है, उसके पीछे कुछ कितनी ट्रेन आने वाली है, या आपका लॉकिंग गेट अरेंजमेंट को कम्युनिकेशन जो देना है ड्राइवर को, ये सिग्नल के माध्यम से ही दिया जाता है। आने वाले समय में ये सब चीज़ें CBTC या ERTMS के माध्यम से ऑटोमेटिकली भी दी जा रही हैं। और सर एक ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली, उसका सर पूरा नाम क्या है? TMS बेसिकली ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने प्रयागराज में एक TMS का टर्मिनल भी लगवाया था, जो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट TMS टर्मिनल बना है। मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि उसके अंदर मेरा प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में काफ़ी अच्छा रोल रहा। और WFC उसमें सर लगाता क्या क्या है TMS में, मतलब क्या है? TMS बेसिकली ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर वीडियोस होते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स होती हैं स्टेशंस के ऊपर, प्लस आपके रिमोट OCC के अंदर, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर आपके वाइड स्क्रीन्स हैं, जिसके ऊपर आपको डिस्प्ले होती है ट्रेन की इंफॉर्मेशन, जहाँ जहाँ जिस पॉइंट को वो क्रॉस करती है, जिस पाथ पे वो चलती जाती है, वो सब इंफॉर्मेशन आपके स्टेशन मास्टर के थ्रू प्लस OCC कंट्रोल सेंटर के थ्रू आपको वो विजुलाइज होती है। अगर कहीं पे भी रास्ते में कोई ट्रेन स्टक्ड है, या कोई एक्सीडेंट है, या पाथ फ्री नहीं है, या OHE ब्रेकआउट है, ये सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टेशन मास्टर कंट्रोलर को भी दिखाई देती है, OCC रिमोट कंट्रोल पे भी दिखाई देती है। तो OCC कंट्रोल के थ्रू वो सब दुविधाएं, रुकावटें फोन के थ्रू कम्युनिकेशन करके स्टेशन मास्टर कंट्रोलर और OCC कंट्रोलर उस दुविधाओं को हटवाता है, जिसकी वजह से ये पाथ क्लियर होता है। बेसिकली TMS जो है एक विजुअलाइज्ड करने का तरीका है कि आपकी ट्रेन किस तरीके से चल रही है, किस गति पे चल रही है, अगले रास्ते में कितनी ट्रेन हैं, वो रुकावटें हटाने के लिए ऑब्जर्वेशन पूरी मॉनिटरिंग टीम बैठती है, जो ये सब 24 घंटे ये सब मॉनिटर करती है, अलग अलग शिफ्ट में बैठती हैं। और ये सब ऑपरेशनल एक्सीडेंट को बचाने के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। और TMS जो है आज की डेट में CBTC 2 लेवल को भी कंप्लाई होगा, तो और एडवांस टेक्नोलॉजी है वो। और सर आप मेरे दर्शकों को बताइए कि जैसे जो सिग्नलिंग, टेलीकॉम, TMS, ये सब जो रेलवे हो गए, मेट्रो हो गया, हाई स्पीड हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, और टेलीकॉम का ऑपरेटर में जैसे एयरटेल, ये सब मतलब जो पब्लिक में, तो कुछ 2-4-10 कंपनी का नाम बताइए जो ये सबसे रिलेटेड काम करती है। टेली कम्युनिकेशन में बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे जितने भी हमारे नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन है, आइडिया हैं, इससे पहले यूनिनोर थे, सिस्टमा थे, शाम टेलीलिंक थे, BSNL है, MTNL है, ये सब टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट या वॉइस कम्युनिकेशन की सुविधाएं देते थे। इसके अलावा इन्हीं के लिए बहुत सी कंपनियां हैं जो प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स बनाती हैं। हुआवे है, एरिक्सन है, नोकिया है, सीमेंस हैं, इस तरीके के अल्काटेल हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, ब्रांडेड कंपनीज हैं, MNCs कंपनीज हैं, जो इसमें आपके प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं या टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, जिसके अंदर भी कहीं ना कहीं आप योगदान दे सकते हैं। इसी के अलावा आप अगर आगे बढ़ते हैं तो रेलवे कम्युनिकेशन है, मेट्रो कम्युनिकेशन है, VSAT, आज की डेट में हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की भी बात कर रहे हैं। तो इस सभी के अंदर आपके कम्युनिकेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे आप बहुत अपना सहयोग दे सकते हैं। इसी के अलावा हम आपको एक बताएं, जिस माध्यम से आप हमसे बात कर पा रहे हैं, एक मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू आप हमसे बात कर पा रहे हैं, आप रिमोटली हमको इंटरनेट के माध्यम से अपने पास देख पाते हैं। ये कम्युनिकेशन का ही एक माध्यम है कि आप हमारी वॉइस को, हमारे वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, डिजिटलाइज करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद वो आपके पास कोडेक के फॉर्मेट, कोडेड होती है ये सब आवाज़ और वॉइस वीडियो, और आपके पास डिजिटली पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो वापस डिकोडेड होती है, आपकी वीडियो डिकोड होती है, वॉइस डिकोड होती है, और आपको ऐसा महसूस होता है कि हम आपके सामने ही बात कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का ही माध्यम है। और आने वाली टेक्नोलॉजी में, फ्यूचर में, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस जितने भी आपके इंटरनेट कंपनीज हैं, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, ये सब आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करती हैं। तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाता है, जिसके अंदर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। और प्लस आप चाहें तो आज की डेट में गूगल के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का ही बहुत बड़ा योगदान है। और सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरे दर्शकों के लिए, कि जैसे मान लिया कि कोई टेलीकॉम, सिग्नल, TMS, मतलब ओवरऑल जो प्रोजेक्ट हैं, रेलवे हो या फिर कोई भी काम जो है, पहला तो प्रोजेक्ट हम उसको बनाते हैं,
फिर मेंटेनेंस करते हैं। तो अगर मान लिया कि कोई नया प्रोजेक्ट है टेलीकॉम से रिलेटेड, तो जैसे मान लिया कि किसी ने कोई हमें मतलब पूरा टेलीकॉम सिस्टम हमको इंस्टॉल करना है एकदम खाली जगह, तो उसके लिए सब प्रोसेस हमें आप शॉर्ट में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या मतलब स्टार्टिंग से जैसे 4-5-10 प्रोसेस होता है कि पहले बीडिंग होता है, फिर बंदे काम करते हैं साइट पे, फिर इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है, फिर हैंड ओवर होता है, तो आप अपना व्यू रखिए। देखिए, हम अगर आपको रेलवे टेक्नोलॉजी की बात करें या मेट्रो टेक्नोलॉजी की बात करें या बुलेट ट्रेन की ही बात कर लें, जो अभी बहुत ही आपके लिए रिसेंटली अहमदाबाद मुंबई की बात हो रही है या अदर प्रोजेक्ट्स की भी बात हो रही है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि आपका वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसका सर्वे होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो भी इंटरनेशनल प्लेयर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ये एनालाइज करते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या क्या है, वहाँ पे कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो क्या उसके लिए आपको उतने नंबर ऑफ पैसेंजर्स मिल पाएंगे कि आप फ्लाइट की जगह बुलेट ट्रेन को सूटेबल समझें, या वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर की क्या रिक्वायरमेंट है, या कोई वहाँ पे सुपर एक्सप्रेसवे या बुलेट ट्रेन या आपकी हाई स्पीड ट्रेन चलाने की संभावना है। तो सबसे पहले ये स्टडी ट्रैफिक स्टडी होती है, प्लस जियोग्राफिकल स्टडी होती है। तो जियोग्राफिकल और ट्रैफिक स्टडी के बाद डीपीआर बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, जिसके बेस पे एनालिसिस किया जाता है कि क्या वो प्रोजेक्ट लगाने लायक है या नहीं, फाइनेंशियली वो कंप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, टेक्निकली वो आपको जो सुविधा चाहते हैं वो दे भी पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो गवर्नमेंट ऐसा स्टडी कंडक्ट कराती है। उसके बाद डीपीआर सेलेक्ट होने के बाद, अप्रूव होने के बाद, कंसर्न्ड जितने भी आपकी फंडिंग एजेंसीज हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, जो चाहती हैं इसमें आप अपना रोल अदा करें, वो उस प्रोजेक्ट को फंड के लिए सहमति देती हैं। अगर वो सहमति मिल जाती है, जायका फंडेड है या वर्ल्ड बैंक फंडेड है या अदर फंडेड हाउसेस हैं बहुत बड़े बड़े, प्रोजेक्ट या पीपी प्रोजेक्ट है या गवर्नमेंट ओन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर आपको फंडिंग का आपको एक आइडिया लगा लिया जाता है, अंदाजा लगा लिया जाता है बेस्ड ऑन द बजटिंग कि इतना पैसा खर्च होने वाला है और इतनी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो इसके बाद फिर उसका टेंडरिंग किया जाता है। टेंडरिंग के बाद जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं वो अपनी टेक्निकल बिड डालती हैं, फाइनेंशियल बिड डालती हैं, और जो लोएस्ट या टेक्निकली कंप्लायंट पार्टीज रहती हैं उनको वो प्रोजेक्ट अवार्ड किया जाता है। माइलस्टोन अचीव करने के लिए टाइम बता दिया जाता है कि इतने समय अंतराल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और इतना आपको फैसिलिटी देनी है, इस रूट के अंदर इतने स्टेशन आएंगे, इतनी ट्रैक्स होंगी, इतनी फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज, पेड स्पेस, वाईफाई कनेक्टिविटी, सीसीटीवी, ये कोएफसी कम्युनिकेशन, डीएनएस कम्युनिकेशन या टीएमएस किस लेवल का लगेगा, ईआरटीएमएस लगेगा तो कौन से लेवल का लगेगा, ये सब जो है टेंडर उसको उसी अनुपात में बता दिया जाता है कि ये सब आपको क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको प्रोजेक्ट सॉल्यूशन देना है। ठीक है। तो जो पार्टीज को अवार्ड होता है, जिस कंपनी को अवार्ड होता है, वो कंपनी एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करती है। उसकी सुपरविजन के लिए कभी कभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज को हायर करती है, ताकि वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी और गुणवत्ता को निर्धारित करते हुए, वो प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हुए कि सही समय पे प्रोजेक्ट को माइलस्टोन को अचीव करते हुए, प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करते हुए फाइनेंशियली और टेक्निकली उसको ऑपरेशनल बना पाए। ठीक है सर। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और उसके बाद सर क्या होता है? उसके बाद जब प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, हैंडओवर हो जाता है, पहले क्या होता है, जैसे मतलब डिजाइन होता है, क्या होता है वो सब भी? सबसे पहले डीपीआर के बाद आपकी स्टेजेस होती हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में भी 3 स्टेज होती है, प्रिलिमिनरी डिजाइन, डिटेल डिजाइन एंड देन कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन डिजाइन। प्रिलिमिनरी डिजाइन और डिटेल डिजाइन को हाई लेवल डिजाइन भी बोला जाता है किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन डिजाइन, जो बेसिकली साइट पे काम होगा, जिस बेसिस पे क्वालिफिकेशन को कंप्लाई करते हुए आपके सिस्टम चूज किए जाते हैं, और हाउ दे विल बी इंस्टॉल्ड, उसका पूरा मेथड स्टेटमेंट, उसका गवर्नेंस कंस्ट्रक्शन डिजाइन के साथ बनाया जाता है, जिसके बेस पे सेट होगा, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होगा, आईटीसी होगा, आईटीपी होगा। ये सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए मटेरियल का क्या है, उसमें मटेरियल कहाँ से लाते हैं? जो भी मटेरियल आपका इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर ये एज बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास ये अधिकार होता है कि वो क्या वो आरडीएसओ अप्रूव्ड प्रोडक्ट लेके आए या वो नॉन आरडीएसओ लेके आए। जो भी वो प्रोडक्ट लेके आएगा वो गुणवत्ता आधारित पे, क्वालिटी बेसिस पे, उसके क्वालिफिकेशन को मैच करते हुए उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी या क्लाइंट ये निर्धारित करेगा कि दे हैव कंप्लाइड टू ऑल द ऑब्लिगेशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स एज लेड इन द कॉन्ट्रैक्ट।
ओके। तो उसको पूरा करते हुए आप मटेरियल बाय करेंगे, परचेज करेंगे, वेयर हाउस में स्टोर करेंगे और जैसे रिक्वायरमेंट होगी हर साइट पे वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद, टेस्टिंग होने के बाद वो हैंड ओवर हुआ होगा। तो हमारे डिजाइन स्टेज के बाद आपकी कंस्ट्रक्शन आती है। कंस्ट्रक्शन के बाद फिर वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाता है। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को जब वो हैंड ओवर हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो फिर वो उसका फाइनेंशियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ट्रायल रन होने के बाद फाइनेंशियल रन होगा। फाइनेंशियल के अंदर फिर आप टिकट लेके, या अगर आपकी पैसेंजर ट्रेन है या बुलेट ट्रेन है तो आप टिकट्स ले सकते हैं। कमर्शियल ऑपरेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो फ्रेट कॉरिडोर है तो आप उसके अंदर अपना वैगन्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपने वैगन्स ट्रांसपोर्टेट करके एक प्लेस से बंदरगाह तक या सी पोर्ट तक भिजवा सकती हैं, जो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ये पूरा फिर ऑपरेशन में हो गया फिर ये ऑपरेशनल स्टार्ट हो जाएगा। और सर जो हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसमें सेफ्टी का हमारा क्या रोल है? मतलब सेफ्टी और क्वालिटी हमारे दो अभिन्न अंग हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्वालिटी जैसे हमने अभी आपको बताया कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के मटेरियल को खरीदने से पहले उसकी कुछ गाइडलाइन है, आरडीएसओ की गाइडलाइन है, टीईसी की गाइडलाइन है, या राइट्स की ऑब्जर्वेशन है, या कुछ इंटरनेशनल IEEE की गाइडलाइंस है, या ITUT की गाइडलाइंस है, यूरोपियन गाइडलाइंस है, जिनको हम फॉलो करते हुए, जिनका कंप्लायंस हम इंश्योर करते हैं कि वो उनके तहत वो अपनी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। प्लस सेफ्टी के अंदर आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है, जैसे EMC कंप्लायंस हो गया, EMI कंप्लायंस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्लायंस है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लायंस है। इसी के अलावा ये तो हो गए सिस्टम एश्योरेंस एंड सिस्टम कंप्लायंस। सेफ्टी जैसे सेफ्टी, साइट सेफ्टी के रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, जैसे अर्थिंग है आपकी, आपके जो कंस्ट्रक्शन के टाइम कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो इक्विपमेंट क्या आपको कोई सेफ्टी हैजार्ड तो नहीं दे रहा? अगर वो हैजार्ड दे सकता है तो उसका क्या मिटिगेशन किया गया है? क्या आपने सेफ्टी जैकेट्स पहनी है? सेफ्टी हैंड के लिए आपको इलेक्ट्रो डिस्चार्ज का आपका हैंड है, रबर बैंड दिया गया है। इसी के अलावा सेफ्टी शूज दिए गए हैं, सेफ्टी हेलमेट्स हैं। आपको साइट के जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, जो भी टूल्स यूज कर रहे हैं, उसमें क्या सेफ्टी हैजार्ड्स हैं, उसके बेसिस पे सेफ्टी की PP किट्स असाइन की जाती हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती हैं कंस्ट्रक्शन टीम को, जिसकी वजह से हमारा ये कोशिश रहती है कि कम से कम जान माल की हानि ना हो। जितने भी हमारे पर्सनल हैं उनकी ह्यूमन एंड सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी पर रहे, उसके बाद हमारे सिस्टम की सेफ्टी प्रायोरिटी पर रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर की सेफ्टी और फायर हैजार्ड्स को हम मिनिमाइज कर पाएं। और सर जैसे मान लिया कि कोई बंदा है, अगर टेलीकॉम, TMS, सिग्नलिंग, अगर वो अपना करियर स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन कितना है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़, या फिर किस टाइप का, मतलब अगर कोई काम करना चाहे, करियर स्टार्ट करना चाहिए तो क्या उसका मतलब एजुकेशनल होना चाहिए, उसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और उसमें फ्यूचर क्या है? एक शॉर्ट सा ब्रीफ दीजिए इसमें। सबसे जरूरी है कि अगर वो टेक्निकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसको टेक्निकल नो हाउ होना बहुत जरूरी है। या तो वो ITI होगा या डिप्लोमा होगा, या अगर वो पढ़ाई लिखाई में सक्षम है तो हो सकता है वो BTech या MTech भी हो सकता है। आपको ये मिनिमम क्राइटेरिया एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपके क्लाइंट के निर्धारित करते हैं कभी कभी कि आप सिर्फ डिप्लोमा है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आप BTech हैं तो हो सकता है आपको 3 साल का रेलवे में एक्सपीरियंस, सिमिलर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होगा, तो आप उसमें सक्षम है। अगर आप बिल्कुल भी इसमें एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिमिलर इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया है, सिमिलर वर्क्स में काम किया, तो वो क्वालिफिकेशन भी धीरे धीरे करके शामिल हो जाती है और आप रेलवे इंडस्ट्री के अंदर काम अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है वैसे काम उसमें, जो आप पढ़े लिखे नहीं है जिसको अनस्किल्ड लेबर कहा जाएगा, उसके लिए भी बहुत स्किल इंडिया के प्रोग्राम चल रहे हैं। इसी के अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रेनिंग देती हैं, इन हाउस ट्रेनिंग देती हैं, जो चाहती हैं कि अनस्किल्ड वर्क जैसे वायरिंग है या केबल लेइंग है या फाइबर स्प्लाइसिंग है, या इसी के तहत VHF एंटीना है या MTRC के एंटीना लगाना है या टावर खड़े करना है। ये बहुत से ऐसे काम है जिसके अंदर रीगर की रिक्वायरमेंट है या प्रोजेक्ट के अंदर आपको ड्राइव टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। इन सब के लिए आप अगर बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड या एजुकेटेड नहीं भी हैं, लेकिन आपने किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं और वो आपको ट्रेनिंग देती है, तो आप ये सब काम सीख के आगे अपना कार्य करते हुए अच्छी सैलरी पा सकते हैं। और सर इसमें जैसे कोई बंदा स्टार्टिंग से जैसे जॉब शुरू किया तो उसका एक मिनिमम वेजेस कितना होगा और मैक्सिमम ऐसे क्या, मतलब कितने पैसे उनको मिलते हैं? अगर कोई BTech करके या फिर कोई डिप्लोमा करके लगा तो उसका क्या मतलब, एक इस इंडस्ट्री में कितना से शुरू होता है या कैंपस प्लेसमेंट से लगा? देखिए, अगर आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी निर्धारित करती है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप IIT से पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिल जाए। अगर आप किसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं तो आपको हो सकता है उससे कम क्षमता की मिले। अगर आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं
तो आपका एक्सपीरियंस जब तक नहीं बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा मेहनत आपकी लगे और तो मिनिमम कितना से स्टार्ट होता है? मिनिमम का इसमें क्राइटेरिया कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनीज का मिनिमम ब्रैकेट हायर करने का क्या है। छोटे वेंडर्स या छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकता है कि 15-20 हज़ार 35 हज़ार भी दे दें, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है 6 लाख से 8 लाख से मिनिमम पैकेज से स्टार्ट करें। ये कंपनीज पे निर्धारित होता है और प्लस आपकी क्वालिफिकेशन पे निर्धारित होता है, आपके कॉन्फिडेंस पे निर्धारित होता है कि आप कितना सैलरी ले सकते हैं। और सर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसमें क्या फ्यूचर क्या है? मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री का भी, और जो बंदा उसमें काम कर रहा है उसका आगे क्या, मतलब कहाँ तक जाएगा ये, या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री आप देखिए, जब से एयरटेल और बीएसएनएल आए हैं, प्लस उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन आए, फिर रिलायंस जियो आज की डेट में आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम से हम इस सब से जुड़ते चले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आती है, और हमारे यहाँ पे सबसे यंग पॉपुलेशन है। तो हमारे पास कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। आप आज की डेट में जो कभी किसी ने सुनी नहीं थी कि यूट्यूबर बन रहे हैं, फेसबुकर बन रहे हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट की वजह से बढ़ रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन ना होते हुए भी, लेकिन अपनी स्किल या इन्फ्लुएंसिंग की पावर होते हुए बहुत से लोग आज काफ़ी अच्छा बेहतरीन कमा पा रहे हैं, सक्षम है इस प्रति में। तो स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन अगर है तो और अच्छी बात है, लेकिन स्किल को परमानेंट इम्प्रूव करते हुए अगर आप आगे कुछ बढ़ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर, तो आपके लिए सीमाएं कहीं पे भी रुकावट नहीं देंगी। और सर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, टीएमएस इंग्लिश, इसमें कौन सा जगह पे नौकरी है? मतलब साइट पे हो गया, टेलीकॉम हो या डिजाइन सिग्नलिंग है या टीएमएस है, ये हार्डकोर टेक्निकल कंपनीज हैं रेलवे इंडस्ट्री में, मेट्रो इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। एल्स्टॉम है आपकी। नहीं सर, उसमें कहाँ पे मतलब नौकरी होता है? जैसे कुछ लोग डिजाइनर होते हैं, कुछ स्टोर में होते हैं, कुछ फैक्ट्री में होते हैं, तो मतलब उस टाइप का सर, मतलब उनको देखिए टेलीकॉम का जैसे हमने आपको डिपोट किया जाएगा। टेलीकॉम का जैसे हमने आपको अभी बताया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में आप क्या ऑपरेटर साइड में हैं या ऑपरेटर के जो आपके इक्विपमेंट बना रहे हैं उस कंपनी में है। अगर आप ऑपरेटर साइड में, तो आपका रोल हो सकता है फाइनेंस साइड में हो, टेलीकॉम साइड में टेक्निकल हो, या आप कस्टमर रिलेशनशिप में हो, किसी भी आप विभाग में हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप उसी तरीके से, क्या आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन देखते हैं, या आप ऑपरेशनल देखते हैं, क्या आप फाइनेंस देखते हैं, क्या आप अकाउंटिंग देखते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल के आधार पे आपका रोल आपको मिल सकता है, या आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप मल्टीटास्किंग करते हुए दूसरे विभाग में भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से संभावनाएं असीम हैं, इसके अंदर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि अभी IoT या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड कंप्यूटिंग के बेस पे आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि आपके मार्क जुकरबर्ग प्लस आपके जेफ बेजोस या आपके टेस्ला के ओनर्स, ये सब टेक्नोलॉजी के बेस पे, कम्युनिकेशन की नई नई टेक्नोलॉजीज के बेस पे नए नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ऑटोमेटेड कार बना रहे हैं, ऑटोमेटेड स्पेसशिप्स बना रहे हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की देन है। तो सीमाएं आप पे निर्भर करती हैं, आपकी सोच पे निर्भर करती हैं। कहीं आप कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट की बात करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे इनोवेशन ही सबसे बड़ी बात है, तो आपके लिए कोई पैसे की या सैलरी की या सीमाओं की कोई बाध्यता नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है सर, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों से आशा रखता हूँ कि आपका जो इसमें था उसमें काफ़ी चीज़ इन लोगों को सीखा होगा। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।